Hello. Hi everybody, very warm welcome to Unacademy. I really hope that you people are fine and doing good. And आज के सेशन में हम लोग as promised, मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था, पिछली वीडियो में हमने MCQs करे थे पावर शेयरिंग के, एंड आई प्रॉमिस्ड यू कि आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो MCQs ऑन डेवलपमेंट चैप्टर आएगा. अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो प्लीज गो बीनीथ, थोड़ा सा नीचे जाओ, स्क्रॉल डाउन करो एंड आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम. जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम खुशी वासन एंड आई एम गोइंग टू टेक योर सोशल स्टडीज फॉर क्लास 10th. एंड मैंने आप लोगों को डेवलपमेंट ऑलरेडी करवा दिया, विच इज अ चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है. आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे. वी गोइंग टू डू टॉप 40 टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे, टॉप 30 एमसीक्यूज करेंगे. आई डोंट नो व्हाई टॉप 30 एमसीक्यूज करेंगे डेवलपमेंट के. सो लेट्स जस्ट बिगिन एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेशन. सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. अनअकैडमी क्लास 9 to 10th एंड एट द सेम गिवन पॉइंट इन टाइम लेट मी गिव यू दिस इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि एमसीक्यूज आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे आप लोग जानते हो कि सीबीएसई ने एक नया पैटर्न, एक नया पेपर पैटर्न जो है वो रिलीज करने की कोशिश करी है, जो आगे जाके आप लोगों को ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों के 40% एमसीक्यूज होंगे. 40% आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव चॉइस पेपर होगा. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे. तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जो है वो एंडलेस नंबर ऑफ एमसीक्यूज आप लोग करें, क्योंकि यार एमसीक्यूज ना बड़े स्कोरिंग होते हैं. अगर आप लोगों को आंसर आता है तो आप लोग आंसर कर दो, नहीं आता तो आप लोगों का आंसर वो छूट जाएगा. तो इसलिए वो नहीं आता वाली नौबत ही नहीं आने देंगे. सारे क्वेश्चंस हम लोग कर डालेंगे पर चैप्टर. सो लेट्स जस्ट बिगिन एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस सेशन. आज के सेशन में हम लोग डेवलपमेंट से शुरू करेंगे. तो शुरू करते हैं. लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस सेशन. सबसे पहले तो जो सबसे पहला सवाल है वो है आप लोगों का कि विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर एक देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोगों को मेजर करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मेजरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा? इज इट प्रॉफिट और लॉस, इनकम, सेल या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? अगर एक देश कितना डेवलप्ड है, अगर हमें ये जानना है तो उस देश की इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. उस देश की दो तरीके की इनकम होती है बेटा. इनकम इज ऑफ टू टाइप्स. ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में करा चुकी हूँ. एक होती है पर कैपिटा इनकम, एक होती है नेशनल इनकम. तो ये दोनों ही एक तरीके हैं जिससे हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं. और ये दोनों तरीके हैं जिससे हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं. साथ ही साथ एट द सेम टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट आर द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर्स. लैंडलेस रूरल लेबरर्स का डेवलपमेंट गोल क्या होगा? मोर डेज ऑफ वर्क इन बेटर वेजेस, acquirement of land of self-tilling, more hours of work या self-reliance. What are the developmental goals of landless rural laborers? Landless rural laborers का जो मेन गोल होगा ना वो होगा भैया हम अपने खानदान को, अपनी फैमिली को अच्छा खिला सके, पढ़ा सके. तो द राइट आंसर विल बी मोर डेज ऑफ वर्क, कि भैया रेगुलर वर्क आता रहे जिससे वेज आता रहे. So regular more days of work and better wages. This is the ultimate goal of anybody who is a landless rural laborer. ये बहुत ही obvious question है. A is the correct answer. Next question is what brings about stable income? एक देश में stability of income कैसे आती है? Better wages से, ज्यादा पे करो भैया तब stable income आती है. Work opportunities से आती है और रेगुलर वर्क से आती है या डिसेंट प्राइस फॉर द क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट से आती है. बेटा अगर आपको कम पैसे मिल रहे हैं लेकिन आपको रेगुलरली मिल रहे हैं तो आपको एक संतुष्टि है कि यार मेरा अगला महीना भी चल जाएगा. आप समझ रहे हो? तो वो जो स्टेबिलिटी है वो आती है रेगुलर फ्लो ऑफ वर्क से, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा एक महीना तुम्हें काम है, अगले महीना तुम्हें तेरी कोई जरूरत नहीं, तू चला जा, तू अनएम्प्लॉयड हो गया. So eventually regular flow of work जो आपका है that gives you a stable income. चाहे कम आ रही है लेकिन स्टेबिलिटी है, रोज हर महीने आएगी जिससे आप अपने रोज के खर्चे जो है वो कंप्लीट कर पाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिसाइड सीकिंग मोर इनकम देयर इज समथिंग पीपल रिसेंट. मोर इनकम तो मिल रही है बट एक चीज है जो लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. कौन सी है वो चीज? Getting fewer wages for more work, discrimination, no work या poverty.
देखो, तो आपको याद है मैंने आप लोगों को डेवलपमेंट वाले चैप्टर में कराया था कि भैया अगर एक इंडिविजुअल है तो एक इंडिविजुअल को दोनों चीजें चाहिए होती हैं काम में, एक मटेरियल थिंग्स और एक नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स में क्या आ जाता है? मटेरियल थिंग्स में आ जाता है मोर इनकम, पैसा, ठीक है। नॉन मटेरियल थिंग्स में आता है रिस्पेक्ट, नॉन मटेरियल थिंग्स में आता है इक्वालिटी, नॉन मटेरियल थिंग्स में आता है कि कोई भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे। तो ये नॉन मटेरियल थिंग्स में आ गया। तो भैया इनकम के साथ साथ एक चीज है जिसपे कोई भी इंसान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता और किसी को नहीं करना चाहिए, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज द नॉन मटेरियल थिंग। इनकम जो है वो मटेरियल थिंग्स में आ गई और जो आपकी डिस्क्रिमिनेशन है वो नॉन मटेरियल। क्लियर है जी सब लोगों को? Anyone who's having any doubt, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन का, नहीं तो एक रजिस्टर ले लो साथ में लिखते रहो। What is one factor on which our life depends? एक क्या फैक्टर है जिसपे हमारी जिंदगी डिपेंड करती है? एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी ऑफ वर्क, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट, या फ्रीडम। एक चीज जिससे हमारी लाइफ डिपेंड करती है दैट इज ऑफ कोर्स बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, मनी, और उससे जो मटेरियल चीजें हम खरीद सकते हैं उससे उस पर हमारी लाइफ काफी डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क, अगर औरतें पेड वर्क में एंगेज्ड हैं, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? देयर डिग्निटी इन द हाउसहोल्ड एंड सोसाइटी डिक्रीजेस, नो डिफरेंस, नो डिग्निटी, या देयर डिग्निटी इन द हाउसहोल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। अगर वो काम करने लगे, अगर इफ अ लेडी ट्राइज एंड वर्क, तो उससे क्या होगा? उससे होगा भैया उनकी जो डिग्निटी है उनके हाउस होल्ड में, जो उनकी डिग्निटी और उनकी सोसाइटी में जो उनकी डिग्निटी है वो बढ़ेगी, उनकी जो इज्जत है वो और ज्यादा बढ़ेगी सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डिफरेंट पर्संस कुड हैव डैश नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। different persons could have dash notions of a country's development, different as well as conflicting, same, indifferent या no या none भी आप बोल सकते हो। so different persons या different people have different as well as conflicting notions of development। हर किसी का डेवलपमेंट का एक अलग तरीका है, किसी के लिए कुछ डेवलपमेंट होगी, किसी के लिए कुछ डेवलपमेंट नहीं होगी। कोई अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है तो वो सामने वाले के लिए डेवलपमेंट नहीं होगी। so everybody has different as well as conflicting views on development। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स व्हेन वी कंपेयर कंट्रीज एट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है जब हम कंट्रीज को डेवलपमेंट में रैंक करते हैं कि भैया ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री थोड़ी कम डेवलप्ड है, ये कंट्री उससे कम डेवलप्ड है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है? क्या चीज हम देखते हैं एक देश की? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, इनकम, या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? भैया हम उसका पैसा देखते हैं, उनकी इनकम देखते हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम देखते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी को भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिए सो दैट वी आर अवेयर अबाउट व्हाटएवर प्रॉब्लम्स you people are facing। नेक्स्ट क्वेश्चन इज more income means average out of needs of people, more of all things that human beings need, no effect on the common man, या more business? more income means more of all things that human beings need। अगर ज्यादा इनकम है तो आपकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकती हैं, ज्यादा इनकम है तो आपकी नीड्स फुलफिल हो सकती हैं, जो भी आपकी नीड्स हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल कर सकता है मोर इनकम। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, तुम लोगों को बहुत आसान लगेंगे, इसको बस सॉल्व करते रहो। वेरी सिंपल। डेवलप इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर्स आ रहे हैं तुम्हारे 10th में, और चारों के चारों चैप्टर्स बस समझने वाले हैं। समझ लिया तो भैया आ रहे नहीं आ रहे हैं तुम्हारे। डैश इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, किसके बारे में बात हो रही है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज पर कैपिटा इनकम। ठीक है जी, सो राइट आंसर इज पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक से,
Which criteria is used in classifying the countries? हम कंट्रीज को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया जाता है कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए? इज इट टोटल इनकम, इज इट ग्रॉस इनकम, इज इट पर कैपिटा इनकम या नेट इनकम? तो भैया आप सब लोगों को पता है हमारा देश 131st रैंक पे आया है इस बार वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, है ना? तो हमें कैसे कैलकुलेट किया गया, कैसे पता चला कि हमारा देश 131st रैंक पे है? हमारी पर कैपिटा इनकम से। Okay. Next question is which of the following neighboring countries has better performing in terms of human development report from India? कौन सा देश है जो हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है भैया HDI के मुताबिक? ह्यूमन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उस मुताबिक कौन सा देश हमसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है? हमारा नेबरिंग देश बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान? इसका राइट आंसर इज श्रीलंका। श्रीलंका इज परफॉर्मिंग रियली बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर डैश पर एनम एंड अबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। वो देश जिसमें एक एवरेज इंसान एक साल में $12,126 यूएस डॉलर कमाता है या 11,246, 12,056 या 10,056। तो भैया ऑन एन एवरेज एक इंसान अगर एक साल का यूएस डॉलर 12,056 कमाता है तो वो कंट्री रिच कंट्री के अंदर आती है। राइट आंसर टू द क्वेश्चन 12,056। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर डैश और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। वो कंट्री रिच कंट्रीज तुमको पता चल गया जो जिनकी एवरेज इनकम 12,056 यूएस डॉलर से ज्यादा है, वो अगर वो कंट्री रिच कंट्री हो गई। और पुअर कंट्री वो है जिसमें ऑन एन एवरेज एक इंसान यूएस डॉलर 995 पर एनम कमाता है। मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान अगर साल का 995 यूएस डॉलर पर एनम कमा रहा है या उससे कम कमा रहा है तो वो देश लो इनकम कंट्री के अंदर आता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये 2017 का डेटा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी तो वो 2013 का डेटा बताती है, 2017 का न्यू डेटा है, ठीक है। Which category does India come under? इंडिया जो है वो रिच कंट्री में आती है या लो कंट्री या लो मिडिल कंट्री में आती है? द राइट आंसर इज हाई इनकम कंट्री, लो मिडिल इनकम कंट्री, लो इनकम कंट्री या हाई मिडिल इनकम कंट्री। राइट आंसर इज इंडिया कम्स अंडर लो मिडिल इनकम कंट्री। लो मिडिल इनकम कंट्री के अंदर आते हैं हम लोग। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, मतलब कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली 995 या 1000 यूएस डॉलर पर एनम के करीब कमाते हैं। Okay, now moving forward to the next question. What was India's per capita income in 2017? 2017 के मुताबिक इंडिया की per capita income कितनी थी? इंडिया की per capita income was 1950 per annum, 1880 per annum, 1930 per annum 2017 के मुताबिक, या 1820 per annum। बेटा ऑन एन एवरेज एक इंसान इंडिया के अंदर हर साल 1820 यूएस डॉलर कमाता है अकॉर्डिंग टू 2017 का डेटा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट कैन मनी नॉट बाय? क्या चीज है जो पैसा नहीं खरीद सकता? व्हाट कैन मनी नॉट बाय? अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स, वाटर, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट या ऑर्गेनिक फूड? द राइट आंसर टू द क्वेश्चन विल बी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द राइट आंसर टू द क्वेश्चन विल बी पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। ये पैसा नहीं खरीद सकता, ये तो मतलब नॉन मटेरियल थिंग्स में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट डज केरला, व्हाई डज केरला हैव अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? केरला में आईएमआर रेट इतना कम क्यों है? अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। ऑन एन एवरेज एक साल में एक इंसान एक जो बच्चा है एक साल, मतलब मैं आपको अगर समझाऊं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ्स देयर आर सो एंड सो children or the babies who die before completing the age of 1. केरला का सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। Why? Because adequate provision of basic health and education facilities, suitable climate, pollution free environment या good water. The right answer to the question is, इससे किसका लेना देना है? हेल्थ से लेना देना है। So educate provisions है हेल्थ के, और केरला ने हेल्थ पे काफी इन्वेस्ट भी किया है।
केरला एजुकेशन और हेल्थ में काफी इन्वेस्ट करता है, ये बात किसी से नहीं छुपी, एंड दिस इज व्हाट द कंक्लूजन इज कि भैया IMR रेट सबसे ज्यादा कम केरला के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ओवर द पास्ट डेकेड और सो dash indicators have come to be widely used along with the income as a measure of development। भैया आप इनकम के साथ साथ और क्या चीज मेजर करते हो? आज के टाइम पे सिर्फ इनकम सब कुछ नहीं है, इनकम के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कोई चीज है कि नहीं है? तो इनकम के साथ साथ और कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप कंट्री को कंपेयर कर सकते हो? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट? द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी देखा जाता है एक देश का और उस हिसाब से कंट्री को डिवाइड किया जाता है। सो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Okay, so according to the Human Development Report of 2018, United Nations Development Program, which two countries have higher life expectancy at birth rate than India? इंडिया से ज्यादा हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस देश में है, किस नेबरिंग कंट्री में है? बताइए। श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल एंड बांग्लादेश? द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज according to the Human Development Report of 2018, United Nations Development Program, which two countries have higher life expectancy and birth rate than India? नेपाल एंड बांग्लादेश। भैया हमसे आगे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका भी हमसे आगे है। तो इन सारी चीजों में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका doing wonders. Now moving to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा आ जाते हैं, देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डैश फॉर ऑल द कंट्रीज। पर कैपिटा इनकम किस में काउंट करी जाती है? डॉलर्स में, पाउंड्स में या यूरोज में या रुपीज में? अभी मैंने किस में काउंट करी है बताओ जी? यूएस डॉलर में काउंट करी है। सो डॉलर्स इज द राइट आंसर। यूएस डॉलर, क्यों डॉलर में ही क्यों करते हैं? बिकॉज डॉलर किसकी करेंसी है? यूएसए की करेंसी। और यूएसए क्या है? हमारे पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर है, सुप्रीमेसी है यूएसए की। ठीक है, यूएसए की क्या है? यूएसए की सुप्रीमेसी है। यूएसए इज अ सुपर पावर और इसीलिए एंड सबसे बड़ी बात है डॉलर जो है बेटा वो यूनिवर्सल करेंसी माना जाता है। क्या माना जाता है? यूनिवर्सल करेंसी। ठीक है जी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डैश डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ ओवर 4 meters ड्यूरिंग द पास्ट 20 years। अबाउट डैश डिस्ट्रिक्ट्स ने वाटर लेवल का डिक्लाइन बताया है लास्ट 20 सालों में। ओवर 300 डिस्ट्रिक्ट्स, ये बुक में लिखा है, आपकी एनसीईआरटी का सवाल है, प्लीज चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, ओवर 300 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसने रिपोर्ट किया है कि वाटर लेवल जो है भैया वो गिरता जा रहा है। मतलब वाटर लेवल मतलब ग्राउंड वाटर की बात हो रही है। ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जा रहा है, ग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की बात हो रही है। सो ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जा रहा है और ये कंप्लेंट करी है 300 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स ने लास्ट 20 सालों में, क्योंकि सब लोग ही ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करें अगर आप देखो तो। So now moving to the next question, nearly dash of the country is overusing their groundwater reserves. Nearly 2/3, 1/3, half या 1/4। तो मैंने आपको बोला मोस्टली हर कोई यूज कर रहा है, तो मोस्टली मतलब 2/3 ही होता है। मतलब अगर आप ये देखो कि ये बटा हुआ है आपका 3 भागों में, ये पूरा देश 3 भागों में बटा हुआ है, तो 3 में से ये पूरा रीजन और ये पूरा रीजन जो है वो ग्राउंड वाटर को यूज कर रहा है। तो बात क्या हुई? बात हुई 2/3 की। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हैज टू बी 2/3। सो 2/3 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वेयर इज ग्राउंड वाटर ओवर यूज पर्टिकुलरली फाउंड। सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर कहाँ पे ओवर यूज होता है? सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर आसाम में ओवर यूज देखा गया है, शिलोंग में, पंजाब में या कर्नाटका में? What is the right answer? Where is groundwater overuse particularly found? The right answer is पंजाब। पंजाब में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज होता है। सो पंजाब इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ओवर यूज होता है ग्राउंड वाटर, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिसोर्स. ग्राउंड वाटर रेन्यूएबल है, नॉन रेन्यूएबल है, प्रोटेक्टेड है या रिजर्व है? द राइट आंसर इज ग्राउंड वाटर इज अ रेन्यूएबल रिसोर्स. कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाओ क्या क्या आंसर होगा, और अगर नहीं लिख रहे कमेंट में एक एक आंसर तो रजिस्टर में लिखते जाओ. वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को खुद इवैल्यूएट करो. रेन्यूएबल रिसोर्स है ग्राउंड वाटर. Moving to the next question, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that second half of 20th century मतलब 1950s से बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो हमें किस चीज की वार्निंग दे रहे हैं? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज डिक्लाइनिंग, इस चीज की वार्निंग दे रहे हैं. पर कैपिटा इनकम इज अनस्टेबल, इस चीज की वार्निंग दे रहे हैं. लेवल्स ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट सस्टेनेबल या लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल. भैया दे आर गिविंग अस वार्निंग दैट द लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल. हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि भैया वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज जुडिशियसली एंड एट द सेम गिवन पॉइंट इन टाइम वी आर कीपिंग द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल. तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे. डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल, वी आर नॉट डूइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मतलब कि हम अपने रिसोर्सेज को जुडिशियसली इस्तेमाल नहीं कर रहे और उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव नहीं कर रहे. वी आर वेस्टिंग द रिसोर्सेज. ये बहुत टाइम से हमारे साइंटिस्ट हमें वार्न कर रहे हैं. How can we find out if we are properly nourished? हमें कैसे पता चलेगा कि हम properly nourished हैं? क्या कराएंगे हम कराएंगे BMI. BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स. ओके, बॉडी, आपका देश कितना फिजिकली फिट है या अंदर से फिट है वो बॉडी मास इंडेक्स से पता चलता है. तो बॉडी मास इंडेक्स इज द राइट आंसर. BMI रेट जिसे हम कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रहा है. सो द लिटरेसी रेट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ मेल्स इन उत्तर प्रदेश इज. लिटरेसी रेट, कितने पढ़े लिखे हैं उत्तर प्रदेश के मर्द? हाउ मच लिटरेट the men of Uttar Pradesh are? 73%, 70%, 76% and 78%. The right answer to the question will be the literacy rate of the rural population or in the males, rural population of males in Uttar Pradesh is 76%. 76% is a good number. It's not bad number. It's a good number. 76% is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंपेरेटिव डेटा ऑफ हरियाणा. याद है हमने कंपेरेटिव डेटा किया था हरियाणा, केरला और उत्तर प्रदेश का. विच स्टेट, के स्टेट की हाईएस्ट लिटरेसी है? भैया ये तो पूछने की भी जरूरत नहीं है. नो डाउट केरला की हाईएस्ट लिटरेसी होगी. ठीक है, क्योंकि केरला के अंदर एजुकेशन पे सबसे ज्यादा स्पेंड किया जाता है. एजुकेशन और हेल्थ केयर पे केरला खास ध्यान देता है. सो द राइट आंसर इज केरला. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द डेटा ऑफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार, विच स्टेट के पास लोअर पर कैपिटा इनकम है? इसका आंसर भी कोई पूछने वाली बात नहीं है, बिहार ही होगा. बिहार के अंदर लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है. सी इज द करेक्ट आंसर. सो बिहार के अंदर लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है. मतलब बिहार में ऑन एन एवरेज एक इंसान सबसे कम, पूरे 28 स्टेट्स में बिहार में ऑन एन एवरेज एक इंसान सबसे कम पूरे साल का कमाता है. अप्रोक्सीमेटली 36,000 कुछ था. सो दिस इज व्हाट इट इज. नाउ मूविंग. अच्छा, खत्म 30 क्वेश्चंस हो गए. चलो बड़ी जल्दी. So I hope this is clear with you people and there's no doubt. If still there's any doubt then you guys can anytime comment down and let me know in the comment section. अगर कोई भी doubt है related to anything मुझे comment करके जरूर बताइएगा. Thank you very much people for joining and it was so great having all of you people and we're going to meet super soon. Until then please take care of yourself and thank you. Bye bye. Next जो video आएगी मैं आपको brief कर दे रही हूँ कि वो video आएगी एमसीक्यूज पे ही. एमसीक्यूज ही जारी रहेंगे, हमारा फोकस रहेगा अभी एमसीक्यूज पे. नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की. और बेटा ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ना काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसके जो एमसीक्यूज है ना वो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी. ठीक है, सो पार्ट 1 जल्दी आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा. तो स्टे ट्यून्ड विद ऑल द वीडियोस दैट आर कमिंग योर वे. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों वीडियोस आप लोग इसकी जरूर देखिएगा. इन टोटल हम इसके लगभग 50 to 60 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चा बाड़ी.
ठीक है जी। सो लगभग इसके 50 to 60 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपका कवर करवा दूंगी। जैसे मैंने आपको पावर शेयरिंग कराया, पावर शेयरिंग के एमसीक्यूज में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं चेकआउट करे हैं तो प्लीज गो चेक दैट आउट। डेवलपमेंट के एमसीक्यूज आज मैंने करा दिए हैं, और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के एमसीक्यूज जल्दी आ रहे हैं। सो आई रियली होप दैट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाटएवर इज बीइंग डन, एंड डू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन और यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग इन द क्वेश्चन। कमेंट कीजिएगा, मुझे क्वेश्चन नंबर जरूर बता दीजिएगा, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच guys for supporting, and do make sure that you people are liking the video, share the video as far as you guys can, and do subscribe to the channel. Bye, take care.